नीचे ऊपर क्यों नहीं होता? करें शुरू। हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे भाई कमेंट ही कमेंट चले चले जा रहे हैं लगातार, रुक ही नहीं रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, अरे मान जाओ यार, रुक जाओ। हेलो हेलो, अरे 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 मान ही नहीं रहे हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ा रुको। अच्छा अच्छा, चलो चलो कर लो, पहले आराम से कर लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ कर लो। बड़ी चैटिंग चल रही है भाई, क्या खतरनाक चैटिंग चल रही है, बड़ी खतरनाक लाइव चैट चल रही है भाई। कहाँ गया हमारा वो चैट बॉक्स? हाँ जी, हेलो गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका ऋतिक सर, और अर्जुना नीट की पहली क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पे। हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून, बस बस हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब रुक जाओ भाई, थम जाओ थोड़ा सा। जिन लोगों को मैं दिखने लगा हूं और मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, हाँ मेरी आवाज़ अगर प्रॉपरली आ रही है और अगर मैं प्रॉपरली दिख रहा हूं तो चैट बॉक्स में लिखिए JBK, चैट बॉक्स में लिखिए JBK। JBK का फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको अभी। चैट बॉक्स में लिखें JBK, अगर मैं साफ साफ दिखाई पड़ रहा हूं, मेरी आवाज़ आ रही है, लिखिए JBK। हाँ JBK JBK JBK, वाह वाह वाह, JBK। JBK का फुल फॉर्म होता है जय भद्रकाली। जय भद्रकाली। हाँ जी, तो बच्चों जय भद्रकाली। आज आपका पहला लेक्चर है, और जैसा कि बचपन से हम करते आए हैं, बस 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 अब लिखना छोड़ दें। अरे भाई ओहो, भर दिया है पूरा, मतलब रुक नहीं रहे हैं। ओहो हो, उत्साह मतलब छलक छलक के गिर रहा है, बस जबरदस्त उत्साह का माहौल है। लोग रोक नहीं पा रहे हैं, एक्साइटमेंट काबू में नहीं आ रहा है। कीबोर्ड तोड़ देंगे लोग लिख के। हाँ जी, तो जैसा कि आज आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास की बात है, और बचपन से हमारा एक ट्रेडिशन रहा है हिंदुस्तान में कि जब पहले दिन की क्लास होती है तो उसमें पढ़ाई नहीं होती है ना। स्कूल में भी जब समर हॉलीडेज़ के बाद पहली पढ़ाई होती थी, पहली क्लास जब होती थी, तो उसमें टाइम पास ही हुआ करता था। इनफैक्ट तो स्कूल में पूरे साल ही टाइम पास हुआ करता था, लेकिन पहले 2-3 दिन ज़बरदस्त टाइम पास हुआ करता था, है ना। तो वहाँ पढ़ाई नहीं कराते थे। तो ऐसे ही हमारी भी आज क्योंकि पहली क्लास है और पहले दिन की पहली ही क्लास है, सब्जेक्ट की नहीं, ओवरऑल ही पहली क्लास है, तो आज हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा अपना देखेंगे क्या करना है। तो आज का एक जो पढ़ाई, आज का जो लेक्चर है, वो लेक्चर नहीं, एक सेशन है जिसका नाम है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का मतलब होता है रास्ता दिखाना। तो मैं आज आपको रास्ता दिखाऊंगा आपके आगे की पढ़ाई के लिए, कि आगे की जो पढ़ाई है वो कैसे करनी है, ठीक है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या होना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आज आपसे करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वो सारी बातें करना, है ना। इससे पहले कि मैं कोई भी बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन हूं, है ना। मेरा नाम ऋतिक सर है, ठीक है ना, मेरा नाम है ऋतिक सर, और मैं बीटेक हूं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, 2010 पास आउट हूं। 2010 में मैंने बीटेक किया था IIT BHU से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। और PW में आने से पहले मैं बंसल क्लासेस कोटा में और एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लगभग 11 साल मैंने कोटा में पढ़ाया है,
जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में भी अलग सर ने बताया था। और पिछले 11 सालों से मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डॉक्टर बना के इंडिया के प्रीमियर मेडिकल कॉलेज में भेजा है। और कई सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं, मतलब इंडिया के जितने भी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं वो सारे के सारे में जब आप पहुंचोगे 2024 में, तो आपको आपके सीनियर्स ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो मुझसे पढ़े हुए होंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है। रैंक्स मैंने बहुत सारी प्रोड्यूस करी हैं। रैंक नंबर 2 6 रह गई लिखने से, वरना 2 का पहाड़ा हो जाता। रैंक नंबर 2 विश्व वडोदरिया एम्स 2019। रैंक नंबर 4, रैंक नंबर 6 ऋषभ राज 8, 12, 24, 36, 54, 119 एंड सो मैनी मोर। बहुत सारी रैंक्स मैंने प्रोड्यूस करी हैं। हाँ, एक चीज जो मैं ढूंढ रहा हूं, हर साल ढूंढता हूं और आपके बैच में से भी ढूंढ रहा हूं, वो ढूंढ रहा हूं AIR 1। क्या ढूंढ रहा हूं? AIR 1। तो आप में से है ऐसा कोई जो AIR 1 लाएगा? आप में से ऐसा कोई है जो AIR 1 लाएगा? हाँ जी, है कोई ऐसा? कुछ लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा हल्के हल्के चैट करो यार, तो चैट बड़ी तेज तेज कर रहे हो। हाँ, लाइव क्लास है, बिल्कुल लाइव क्लास है। दिस इज नॉट लाइव, बिल्कुल लाइव क्लास है। ओहो हो, आवाज आ रही है? ओहो हो, माय गॉड माय गॉड, ओहो हो, क्या बात है, वाह 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 वाह, भर दिया पूरा चैट बॉक्स, क्या बात है। बस 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 बस, मान लिया मान लिया मान लिया भाई, मान लिया बस, ठीक है। तो ये तो हुई मेरी बातें, मेरे बारे में कुछ बातें। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री, 11th का जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो सारा का सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब 11th का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे पहले, है ना, उससे पहले कुछ बातें करते हैं ये समझने के लिए कि यार जो करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं। हर एक चीज का एक रीजन है, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर के लिए क्यों करना है, डॉक्टर बनना क्यों है। पहली बात तो यार, सबसे पहली चीज, कुछ भी शुरू करने से पहले ये समझ लो क्लास 10th और क्लास 11th में क्या डिफरेंस होने वाला है ना। क्लास 10th और क्लास 11th में क्या डिफरेंस होने वाला है। आप सारे के सारे 10th पास करके आए हैं, टर्म 2 पेपर दे दिया है सब लोगों ने, सब लोग पास हो जाएंगे ना? अरे पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, नहीं होगे? नहीं होगे पास? अरे सब लोग हो जाओगे पास, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, सब लोग पास हो जाएंगे, बहुत ही खुशी की बात है। देखो 10वीं क्लास में तुमने जो पढ़ाई करी है ना, जो तुमने बोर्ड्स के लिए तैयारी करी है, जिसके लिए तुमसे कहा गया था बहुत बड़ा साल है, और घर वाले कहते हैं ना बेटा 10वीं क्लास तक पढ़ ले उसके बाद बहुत ऐश है। 10वीं क्लास ना हमारे स्टूडेंट लाइफ का पहला झूठ होती है। स्टूडेंट लाइफ का पहला झूठ होता है जो पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि बेटा 10th का बोर्ड्स कर ले उसके बाद बहुत ऐश है ना, उसके बाद बहुत ऐश है कि 10th का बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आ, 10th का बोर्ड बढ़िया से निपटा ले, उसके बाद जिंदगी में ऐश ही ऐश, जिंदगी सेट है तेरी, है ना, होता है ना ऐसा। वो तो 10th के बाद पता लगता है कि अब तो असली कलेश शुरू हुआ है, ये ऐश नहीं है, ये कलेश है, असली कहानी तो अब स्टार्ट हुई है। तो क्लास 10th जो होता है ना बोर्ड का, वो यार एक तो रट्टा बेस हुआ करता था, आप चीजें याद कर लेते थे और याद करके काम हो जाता था, है ना, चीजें आप लोग याद कर लिया करते थे, याद करके काम हो जाता था, आप याद कर लेते थे, क्रैम कर लेते थे, चीजें याद हो जाता था। लिमिटेड सा सिलेबस था, एनसीईआरटी देख ली, एक वो एस चांद आती थी, एस चांद चलती है अब, लखमीर सिंह मंजीत कौर सीबीएसई बोर्ड में चलती है, चेंज हो गई, लखमीर मंजीत चलती है, नहीं चलती? अच्छा, कुछ लोग कह रहे चलती है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो 10th क्लास में क्या होता था, 10th क्लास में लिमिटेड सिलेबस हुआ करता था, परसेंटेज लाने के लिए पढ़ाई होती थी, है ना, परसेंटेज लाने के लिए सारे के सारे लोग पढ़ाई करते थे कि परसेंटेज अपनी आ जाए काम हो जाएगा अपना। डेली स्टडी नॉट रिक्वायर्ड, डेली स्टडी की कोई करता ही नहीं था, डेली स्टडी का तो कोई नाम ही नहीं सुना था हमने, है ना। 10th में तो पूरे साल खेलते थे, पेपर आने से 4 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट होती थी, पेपर आने से 4 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते थे कि हाँ भैया पेपर आ गए, चलो आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, किताबों की शक्ल देख लेते हैं, धूल झाड़ लेते हैं, वरना तो पूरे साल क्रिकेट खेलने में लगे रहते थे। आजकल के बच्चे फोन में लगे रहते हैं, कुछ लोग पबजी खेलते रहते हैं, है ना, कुछ लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं। हमारे ज़माने में लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो हम क्रिकेट खेला करते थे दबा के, पूरे साल क्रिकेट खेलते थे।
फिर पेपर आते थे, पेपर में फिर बल्ला वाला रख जाता था, बाद में फिर रिजल्ट आता था तो बल्ले का प्रयोग घर वाले करते थे मारने के लिए है ना। लिमिटेड क्वेश्चंस हुआ करते थे किताबों के अंदर, लिमिटेड क्वेश्चंस थे, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन था जो हमें सॉल्व करना होता था। कई बच्चे इसे सॉल्व कर लेते थे, कई बच्चे याद कर लेते थे कि सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सोल्यूशन याद कर लो, यही आएगा पेपर में, कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जितने सॉल्व हो गए, जितने समझ में आ गए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं 10th में ज्योमेट्री पूरी रट के गया था, मैं 10th के बोर्ड के पेपर में ज्योमेट्री पूरी रट के गया था, मेरे को ज्योमेट्री में कुछ नहीं समझ में आता था। मैथ में ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन होता था ना, मेरे को कोई थ्योरम नहीं समझ में आती थी, कोई थ्योरम मुझसे प्रूव ही नहीं होती थी, समझ ही नहीं आती थी हो क्या रहा है। तो मैं तो हिंदी की तरह उसको याद करके गया था, यार याद कर लो इसे, ये वाली थ्योरम आएगी तो ये लिख देंगे, है ना। और मेरे नंबर आए थे 10th में 94 मैथ में, मेरे नंबर आए थे 94, जिसमें मैं ज्योमेट्री पूरी रट के गया था, ज्योमेट्री मैंने पूरी रट ली थी 10th में, ठीक है। तो ये सब लोग करते हैं, क्या हुआ तुम लोगों ने भी किया होगा। लेकिन जब हम क्लास 11th में आते हैं और नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो नीट की प्रिपरेशन करते ही कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो लैंडस्केप है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप 11th क्लास में आते हैं तो पहली बात तो सिलेबस जो होता है वो अब कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो जाता है। यहां पर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, यहां पर रट्टे से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। क्यों बिठाना पड़ेगा? इसका रीजन है पॉइंट नंबर 4 कि हर साल जो नीट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो नए क्वेश्चंस होते हैं। हर साल जो नीट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो नए क्वेश्चंस होते हैं। तो नए क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आता है। नए क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आता है। वो कह रहे सर आपका 10th का परसेंट मत पूछ, आगे बताऊंगा, पहली क्लास में जाएगा डिमोटिवेट हो जाएगा, छोड़ना, अंडरस्टैंड। तो न्यू क्वेश्चन इन एग्जाम आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। सिलेबस भाई बहुत ज्यादा है। 10th में जो एक टॉपिक था, जैसे बायोलॉजी में मेरे ख्याल से 2-4 चैप्टर होते हैं, यहां 2 किताबें हैं पूरी, यहां पूरी 2 किताबें हैं, समझ रहे हो। 10th में 2-4 चैप्टर होते हैं बायो में, यहां पूरी 2 किताबें हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में 10th में हल्का सा बस एक इंट्रोडक्शन था, यहां पूरी 3 ब्रांचें हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। 10th में साइंस का पेपर देते थे तुम, यहां फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री के 2 अलग हैं और बायो का अलग है। भाई साहब जबरदस्त सिलेबस है। और यहां पर डेली स्टडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी विद अ प्रॉपर शेड्यूल, डेली स्टडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी विद अ प्रॉपर शेड्यूल। बिल्कुल ढंग से बना हुआ शेड्यूल चाहिए अपने को, है ना, बिल्कुल ढंग से बना हुआ प्रॉपर शेड्यूल चाहिए जिसको अपन फॉलो करेंगे, डेली सेल्फ स्टडी करेंगे, तब जाके अपना कुछ भला होगा, तब जाके कुछ भला होगा अपना। तो सिलेबस जो है ना बहुत जबरदस्त आने वाला है, ये समझ लो, है ना। सिलेबस जो है बहुत तगड़ा आने वाला है, पहले की तुलना में सिलेबस जो है बहुत तगड़ा आने वाला है। ये अंतर है क्लास 10th में और क्लास 11th में। तो अब जब 10th से 11th में आ रहे हो, 10th से जब 11th में आ रहे हो तो 2 बातों का ध्यान रखना है बिल्कुल। नंबर 1, 10th की तरह रट्टे से पढ़ने का तरीका छोड़ दो, 10th की तरह रट्टा बेस पढ़ने का तरीका छोड़ दो, क्योंकि अब रट्टा बेस पढ़ के कुछ नहीं होगा। 10th में जो याद कर लेते थे, जो रट लेते थे, यहां रट के कुछ नहीं होगा। यहां बायो भी रटी नहीं जाएगी, यहां बायो में भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं। तो यहां रटना नहीं है, यहां समझना है, ठीक है ना। यहां दिमाग का प्रयोग देखो। 10 से जब बच्चा 11th में आता है ना, तो सबसे पहला झटका जो उसको लगता है वो ये लगता है कि पढ़ाई के तरीके में चेंज हो जाता है। 10th में आपको लगता है कि यार अरे हम तो भाई टॉपर हैं, 40-40, 50-50 बच्चों की क्लास होती है, और अगर मैं भी पूछूंगा पोल में कि तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने अपनी क्लास में, अपने अपने स्कूल में टॉपर हैं या टॉपर्स में से हैं, तो अधिकतर सारे के सारे टॉपर्स में से होंगे, ठीक है ना। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो टॉपर में नहीं होगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां आपको जो चीजें मिलने वाली है ना, यहां पर बहुत डिफरेंट होने वाला है सिनेरियो। तो समझ के काम बनेगा, रट के काम नहीं बनेगा, याद करके कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है ना, याद करके कुछ काम नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे वो सब मैं बताऊंगा, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि रट्टा बेस नहीं पढ़ना, समझ के पढ़ना है, चीजें समझाई जाएंगी, उन्हें समझना है, उन्हें अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है, दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें
हमें बहुत फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये 10वीं क्लास नहीं है। स्कूल के लिए 11वीं क्लास एक रेस्ट ईयर होता है। स्कूल के लिए क्या होता है? 11वीं क्लास एक रेस्ट ईयर होता है। अगर मैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो 11वीं क्लास जो होता है एक रेस्ट ईयर होता है ये। क्योंकि रेस्ट ईयर क्या होता है भाई? 10th बोर्ड होता है, 12th बोर्ड होता है, तो स्कूल वालों ने 11th को स्कूल के लेवल पे रखा हुआ है। तो जनरली जो बच्चे होते हैं ना, जनरली जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं? जनरली जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्कूल के क्लासेस का प्रयोग करते हैं मजे करने के लिए। 11वीं क्लास में मजे कर लिए, मजे लूट लिए, है ना, फुल मजे कर लिए। फिर 12वीं क्लास आई, 12वीं क्लास में फिर रट्टा रुट्टा करके पास हो गए, और उसके बाद फिर नीट की तैयारी करी, साल भर वेस्ट किया, 1 साल लगाया, ड्रॉप मारा, ड्रॉप मारने के बाद फिर 1 साल में नहीं हुआ तो दूसरे साल ड्रॉप मारा, तीसरे साल ड्रॉप मारा, ऐसा करते करते फिर जाके 2-3 साल में कहीं सिलेक्शन हुआ। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा होता है। नहीं आज स्टार्ट नहीं होगा, आज पढ़ाएंगे नहीं, आज पढ़ाना नहीं है भाई, आज केवल आपको बताएंगे करना क्या है। हाँ, मजे किए, मस्ती मारी, है ना, हरियाली देखी, सहेलियां बनाई, सहेलियों ने सहेले बनाए ऐसा होता है। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो बच्चे सिलेक्शन वाले होते हैं ना, जो सिंसियर होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं? वो बच्चे इस 11th क्लास का यूज करते हैं अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। क्योंकि 10वीं क्लास तक क्या होता है? हमारा साइंस, हमारा स्टडी सिस्टम ही ऐसा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि हमारा 10वीं क्लास का जो पोर्शन है ना, प्रोग्राम है जो, उसके अंदर बेसिक्स का काम ही नहीं होता। तो 11वीं क्लास में जाके जो 10वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना, जो अच्छा बच्चा होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो अपना बेसिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लेता है। और फिर वो बेसिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो बच्चा एज ले लेता है उन बच्चों से जो उसके साथ के बच्चे होते हैं। तो आपको भी यही करना है। आपको इस 11वीं क्लास का यूज करना है अपने बेसिक्स एकदम से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बेसिक एकदम बढ़िया करने के लिए। कैसे कड़क अपने बेसिक्स हो जाएं कि अपनी 11वीं इतनी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि 11वीं चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, वो फाउंडेशन है जिसपे 12वीं क्लास की बिल्डिंग खड़ी होगी। 12th क्लास का हर एक चैप्टर 11th का एप्लीकेशन है केवल। तो 11वीं क्लास का पूरा सिलेबस बहुत ज्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग वाला सिलेबस है। आपका जितना भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होना है वो सब इसी क्लास में होना है, 11वीं क्लास में ही होना है। ठीक है ना, किसमें होना है? 11वीं क्लास में ही होना है। ओके, दूसरी बात, अब आ जाओ जरा व्हाट इज नीट पे। क्या करने जा रहे हो तुम? जिस दुश्मन से लड़ाई करने जा रहे हो उस दुश्मन के बारे में पहले समझ तो लो। जिस दुश्मन से लड़ाई करने जा रहे हो उसके बारे में समझ तो लो। नीट है, फुल फॉर्म है नीट की, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और एनटीए इसे कंडक्ट कराती है हर साल। एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। कब कंडक्ट कराती है वो उसके हाथ में भी नहीं है ना। वो एक डेट देते हैं, फिर वो डेट पोस्टपोन होती है, फिर वो एक डेट देते हैं, फिर वो डेट पोस्टपोन होती है। तो उसमें बहुत सारे रीजन है, सुप्रीम कोर्ट है, बच्चे हैं, कोरोना है, तो उनको भी नहीं पता होता किस डेट में होगा, लेकिन उन्हें यह पता होता कराना है ना। उन्हें बस ये कराना हो, ये पता होता है कि उन्हें कराना है, पेपर एक कराना है, वो पेपर कंडक्ट करा देते हैं। जैसे अभी तक 17 जुलाई डेट है इस साल की, उसमें भी अभी लोग लगे हुए हैं कि सर नीट को पोस्टपोन करवाओ, नीट को पोस्टपोन करवाओ, नीट को पोस्टपोन करवाओ, लोग लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो ऐसा होता है बाई एनटीए। नंबर ऑफ एस्पिरेंट लगभग 15 लाख, लगभग 15 लाख बच्चे बैठते हैं पेपर के अंदर हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, 1 लाख 2-2 लाख बढ़ते चले जा रहे हैं, 15 लाख 17 लाख इतने बच्चे लगभग बैठते हैं। और सीटें हैं भाई साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 ओनली। तो गणित के हिसाब से 5% बच्चा केवल सेलेक्ट होता है। 100 में से केवल 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। 100 में से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एग्जाम का जो लेवल है वो आप देख लें कि यार एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है ना, एग्जाम का जो लेवल है उसका लेवल आप देख लें कि वो लेवल क्या है। ठीक है ना, लेवल जो है वो इतना खतरनाक है, और लेवल तो खतरनाक है ही सही, लेवल तो खतरनाक है ही सही। कट ऑफ देखें आप, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अराउंड 620 मार्क्स लाने पर कट ऑफ क्लियर होती है। मतलब अराउंड 620 आउट ऑफ 720 आप स्कोर करेंगे। अगर मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊं तो अराउंड 86% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। 86% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। तो आप सोचिए पेपर के अंदर आपको कितनी जबरदस्त एफिशिएंसी, कितना ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, है ना, कितनी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है ना,
एम्स के लिए कट ऑफ जाता है बेटा 700 नंबर से ऊपर मिलता है, 720 में 700 नंबर से ऊपर वालों को एम्स मिलता है। सारे के सारे एम्स 720 में 700 680 तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, उससे ऊपर नहीं मिलता। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। डराना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि तुम्हें यह पता लग जाए कि तुम तैयारी किसके लिए कर रहे हो, है ना, तुम तैयारी किसके लिए कर रहे हो। ये हैं भाई साहब इंडिया के 10 टॉप मेडिकल कॉलेजेस, ये हैं इंडिया के 10 टॉप मेडिकल कॉलेजेस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, सीएमसी वेल्लोर, एनएमसीएच बंगलौर, पीजीआई लखनऊ, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, जिपमर पौंडीचेरी, केजीएमयू लखनऊ, कस्तूरबा मणिपाल। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एसएमएस जयपुर है, जीएमसीएच इंदौर है, जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। मौलाना आजाद है, एमएएमसी है, सफदरजंग है ना, सफदरजंग है, वीएमएमसी सफदरजंग है। ये सारे के सारे इंडिया के टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस हैं। और मेरा सपना है मेरा ये सपना है, ठीक है ना, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मेरा ये सपना है, और ये सपना काफी हद तक पूरा भी हुआ है। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, मेरा सपना ये है, आज मैं अपना सपना तुम्हें बताता हूं कि मेरा क्या सपना है। मैं तुम्हें जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, किस सपने से पढ़ा रहा हूं। मेरा सपना ये है कि तुम में से सारे के सारे इन कॉलेजेस में जाके सीट घेरो, तुम में से सारे के सारे कॉलेजेस में जाके इनमें जाके सीट घेरो, और एक ऋतिक सर की आर्मी बने इन सारे कॉलेजेस में। एएफएमसी तो खैर लिमिटेड हो गया ना, इसलिए एएफएमसी का नाम नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कौन कौन लोग हैं सपना पूरा करने के लिए तैयार हैं, कौन कौन लोग ऐसे हैं सपना पूरा करने को तैयार हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ऋतिक सर आर्मी में शामिल होंगे, इन सारे कॉलेजेस में जाके सीट घेरेंगे अपने अपने लिए। 2024 में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सीट घेरेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाँ हाँ वेरी गुड, शानदार शानदार, बहुत अच्छे। अब इतने सारे कॉलेजेस में से केवल ये 10-15 अच्छे कॉलेजेस हैं, 20 अच्छे कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस के लिए और जिन कॉलेजेस में पढ़ने पर, जिन कॉलेजेस में हमें इज्जत भी मिलेगी, पढ़ने पर डिग्री के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी, समाज की नजरों में इज्जत मिलेगी, लोगों की नजरों में इज्जत मिलेगी। पढ़ेंगे तो सभी, लेकिन ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर पढ़ के अपना कॉलर एकदम ऊंचा रहेगा कि हाँ भाई एम्स से एमबीबीएस किया है ना। सोचो अगर तुम किसी के सामने हो और तुम उससे कह रहे हो कि आई एम पास आउट एमबीबीएस फ्रॉम एम्स और आई एम डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एम्स, तो उसके बाद उसके सामने कुछ कहने के लिए रहता ही नहीं है, ठीक है ना। आई एम डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एमएएमसी, तो उसके बाद सामने वाले के पास कुछ रहता ही नहीं करने के लिए। समझ रहे हैं ना बात को। तो बस अपने को अपना कॉलर ऊंचा करना है, मस्त रैंक लानी है अपने को बढ़िया, ताकि अपने को इन सारे कॉलेजेस में सीट मिल सके। नाउ सवाल आया फिजिकल केमिस्ट्री का नीट में क्या रोल है। हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। वैसे भी ओवरऑल जो केमिस्ट्री होती है वो सारी की सारी केमिस्ट्री पूरे नीट में सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है केमिस्ट्री का। देखो बायो जो होता है, बायो सभी बच्चों का स्ट्रांग होता है। तो बायो में क्या होता है, बायो में 360 में 300 320 नंबर हर बच्चा ले आता है। जो भी ठीक ठाक अच्छा बच्चा होगा, पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो 300 से 320 340, अब तो लोग 360 में 360 भी लाते हैं। तो बायो में तो मार्क्स आ ही जाते हैं, बायो में तो लोगों के मार्क्स आ ही जाते हैं। अब बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें से केमिस्ट्री भयंकर स्कोरिंग है। केमिस्ट्री में आप आराम से नंबर खींच सकते हो, आराम से मार्क्स खींच सकते हो। और केमिस्ट्री में भी सबसे मजेदार जो पार्ट होता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। आपके 11th क्लास के सिलेबस में सबसे ज्यादा जो चैप्टर्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और इसलिए पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के ही आते हैं। अभी तक जो पुराना पैटर्न चल रहा है उस पुराने पैटर्न पे अराउंड 16 to 18 क्वेश्चंस पर ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं, है ना, पर ईयर आते हैं। 16 से 18 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है अपना फिजिकल केमिस्ट्री, ये फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, कोई रटना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपको थियरी नहीं रटनी, कोई कहानी नहीं याद करनी, कोई एग्जाम्पल नहीं याद करने, कुछ नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं रटनी, कुछ नहीं। फॉर्मूले होंगे छोटे छोटे, उस पर न्यूमेरिकल करने होंगे, बस। हाईली स्कोरिंग पोर्शन है। फॉर्मूला आता है आप क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं आता है थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन फॉर्मूला आता है क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे,
ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने हैं बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात फिजिकल केमिस्ट्री, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फील नहीं कर पाएंगे। आप उसे पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे, लेकिन उसे फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपको अपने आसपास दिखेगी नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री आपको अपने आसपास होती हुई दिखेगी, आपके घर में, किचन में, बाथरूम में, कमरे में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। तो आप देखोगे कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो डेली लाइफ से जुड़े हुए ही मिलने वाले हैं। ये बड़ी मजेदार चीज है फिजिकल के अंदर, ठीक है। और अपने को फॉर्मूले तो हैं ही बहुत सारे। मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, मैं बेसिक्स क्यों नहीं पढ़ाऊंगा भाई? 11वीं क्लास में बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर कब पढ़ाऊंगा? मैं 11वीं क्लास में बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं फिर बेसिक्स कब पढ़ाऊंगा? ठीक है, अभी तो बेसिक्स पढ़ाने का टाइम है। अब आया सवाल भाई साहब रोड मैप टू, अच्छा रोड मैप टू नीट 2024 से पहले थोड़ी सी बात आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की और करता हूं। क्लास 11th में आपके पास ये चैप्टर्स हैं फिजिकल में: मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स रिएक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। ये है आपकी 11वीं क्लास की कहानी, ठीक है ना। ये आपकी 11वीं क्लास की कहानी। मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन नीट में, अगर मैं आपसे बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन नीट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन नीट में, गैसियस स्टेट से एक क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चंस, रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन और आयनिक इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 2 5 4 9 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। नाइन इंटू 4 36 मार्क्स। 36 मार्क्स का जुगाड़ आपका फिजिकल केमिस्ट्री से होने वाला है, ठीक है ना। 36 मार्क्स का जुगाड़ आपका किससे होने वाला है? फिजिकल केमिस्ट्री से होने वाला है। मतलब 36 नंबर आपको फिजिकल केमिस्ट्री देगी, ठीक है ना। 36 नंबर आपको क्या देगी? फिजिकल केमिस्ट्री देगी, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम है गैसियस स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसका नाम है गैसियस स्टेट। नेक्स्ट आपसे बात करूं नीट 2024 में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। नीट 2024 में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स दिशांत 12th का सिलेबस है, ठीक है ना। हाँ 12th का सिलेबस है, 11th का सिलेबस नहीं है, ठीक है। चलिए नीट 2024 में हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है नीट 2024 को क्रैक करना और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट घेरना, डॉक्टर बनना, है ना। डॉक्टर बनना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट घेरना, ठीक है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए हमें करना पड़ेगा, दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना सर, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है सर कि जब दिल लग जाता है फिर पढ़ाई नहीं होती। तो आप ये बताओ पहले कि दिल लगाना है या पढ़ाई करनी है? क्योंकि अगर दिल लगा लिया तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना। दिल लगा लिया तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना है, किस तरीके से करना है? दिल भी लगाना है और पढ़ाई भी करनी है। बस दिल जो लगाना है वो किताबों से लगाना है, किसी और से मत दिल लगा लेना, है ना। दिल जो लगाना है वो किताबों से लगाना है,
किसी और से दिल बंद लगा लेना, ठीक है। आपको डेडिकेटेड रहना है, फोकस रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन समझते हैं? हाँ जी, ये 11th का सिलेबस था। डिस्ट्रैक्शन समझते हैं? डिस्ट्रैक्शन क्या क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शन समझते हैं? डिस्ट्रैक्शन क्या क्या होते हैं? 16 से 18 बेटा पूरी फिजिकल से आते हैं। सोलह से 18 पूरी फिजिकल से आते हैं, ठीक है ना। 16 से 18 आते हैं पूरी फिजिकल से, 9 आते हैं 11 से, 9 आते हैं 12 से, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस में आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यारी दोस्ती हो गई, घूमना फिरना हो गया। जीएफ का मतलब घूमना फिरना है, हाँ। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहां लिख नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि। इन सबसे अगर 2 साल थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, इन सबसे यदि आप 2 साल तक थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे तो थोड़ा सा दूरी बना के रखने पे क्या होगा, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, सिलेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अगर अदरवाइज क्या होगा, मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इन चीजों से अगर थोड़ा सा दूर बढ़ेंगे तो बढ़िया है। हाँ, पबजी भी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यूट्यूब भी है, चैटिंग तो व्हाट्सएप पे ही होगी। फॉलो द टीचर्स, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको बताया जाएगा, वो सारा आपको फॉलो करना है यार। अगर वो फॉलो करोगे आप तो ज्यादा बेटर है। देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हर साल जब हम पढ़ाते हैं, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे अभी है ना, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कमेंट में क्या आ रहा है, कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर पढ़ाई कराओ, सर पढ़ाई कराओ, सर पढ़ाई कराओ, सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो। कुछ दिनों बाद यही बच्चे जो होंगे, यही बच्चे बोलेंगे अरे सर जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, सर थक गए, सर थक गए, सर थक गए। ये हर साल होता है ना, ये हर साल होता है। तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा है, हमारे साथ हर साल होता है ये, कि अभी तुम कुछ ही दिनों में तुम ही लोग बोलोगे अरे सर जल्दी छोड़ दो ना सर, आज सर मत पढ़ाओ सर, आज बहुत थक गए सर, बहुत थकान हो रही है सर, है ना, मन नहीं कर रहा है सर आज पढ़ने का, आज स्कूल में सर बहुत टाइम पास हो गया है, अब बहुत थक गए सर, सोना चाहते हैं, छोड़ो ना सर, क्या कर रहे हो। फिर टीचर्स तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसा पढ़ना है, तुम्हें वैसा पढ़ना है, ये वाला कंटेंट पढ़ना है, वो वाला कंटेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तुम समझते हो तुम ज्यादा होशियार हो, है ना, तुम समझते हो तुम ज्यादा होशियार। टीचर कहेंगे भाई ये वाली किताब नहीं करनी है, तो हम तो वही वाली किताब करेंगे, ऐसे कैसे, इसी में से आता पेपर। हम तुमसे कहेंगे भाई ये वाला मटेरियल सॉल्व नहीं करना है, लेकिन तुम नहीं मानोगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो यही वाला मटेरियल सॉल्व करेंगे भाई, हमें तो यही वाला मटेरियल सॉल्व करना है भाई, हम नहीं करेंगे और कुछ, ठीक है ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि फॉलो द टीचर्स वाला जो पॉइंट है ना, जितना हल्का ये पॉइंट लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर, इस पूरे रोड मैप के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करना है, वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है। हाँ, ये फर्स्ट क्लास का जोश है, फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट वीक का, बस ये एक दिन का, एक आध हफ्ते का जो जोश रहता है ये, उसके बाद धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ता चला जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ से हटता चला जाएगा, कहानी निपट जाएगी, अरे बस हो गया, अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब ना हो पाएगा हमसे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई टीचर्स के साथ जुड़े रहना है, टीचर्स की बात को सुनना है, और अगर हमारी बात सुनोगे, हमारी बात मानोगे, हमारी बात सुनोगे, हमारी बात मानोगे, जो हम बताएंगे वो करोगे, तो सिलेक्शन होना पक्का है, ठीक है ना, तो सिलेक्शन होना पक्का है। जूलॉजी है, जूलॉजी इसके बाद है, जूलॉजी इसके बाद है, कि आज तो जूलॉजी है। डू लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क, देखो मैंने हार्डवर्क को काट रखा है यहाँ पे, पहले मैंने हार्डवर्क लिखा था, हार्डवर्क को काट दिया है, हमने क्या किया, हमें यहाँ पर करना है स्मार्ट वर्क। देखो हम बनने आए डॉक्टर, ठीक है, हम कर रहे हैं डॉक्टर बनने की तैयारी, और हम करेंगे डॉक्टर बनने की तैयारी। और जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर जो होते हैं ना, वो होते हैं पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो हमें पहली बात तो गधा मजदूरी नहीं करनी है, तो हम यहाँ पर मजदूरी करने नहीं आए हैं, हम करने आए हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। हम क्या करने आए हैं यहाँ पर, स्मार्ट वर्क करने आए हैं, हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें गधा नहीं बनना है, हमें करनी है स्मार्ट वर्क, ठीक। वो कैसे होगी? वो होगी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, जुगाड़ों के साथ, ट्रिक्स के साथ, कंसेप्ट को उतना ही डेप्थ में जाने के साथ जितना डेप्थ में तुम्हें ले जाया जा रहा है।
ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करने के साथ बहुत सारे तरीके हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी होंगी। तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, अब तुम उस पर उलझे हुए उस कॉन्सेप्ट पे, सर अगर ऐसा ना हो ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा ना हो ऐसा हो जाए तो क्या होगा। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको नीट में सिलेक्शन लेना है। तो कैसे करें स्मार्ट वर्क, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करते जाएंगे। और इस स्मार्ट वर्क में अपना जो रोल होगा, मेरा जो रोल होगा वो ये होगा कि बहुत सारी जुगाड़ें, बहुत जिन जुगाड़ों को लोग रिट्रिक के नाम से जानते हैं, है ना, बहुत सारी जुगाड़ें मैं आपको बताऊंगा जिन जुगाड़ों को लोग रिट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी रिट्रिक्स भी आपको फॉलो करनी है ना, बहुत सारी रिट्रिक्स भी आपको फॉलो करनी है। मजा आएगा आगे, अभी आपको धीरे धीरे चीजें पता लगती जाएंगी, बहुत सारी टेक्निक्स आप सीखेंगे, बहुत सारी जुगाड़े सीखेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपका जो हार्ड वर्क है वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता चला जाएगा। नाउ आवर स्टडी प्लान, क्या क्या हमें करना है। अटेंड ऑल द लेक्चर्स। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात की गारंटी दे सकते हैं मुझे, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करेंगे। कितने लोग हैं ऐसे जो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। कोई भी लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का मिस नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी लोग हैं ऐसे। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। एक भाई साहब टाइम वेस्ट लिख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। एक भाई साहब जो लिख रहे हैं टाइम वेस्ट, वो बैठेंगे भी यहीं, कमेंट भी करेंगे बैठ के, सुनना भी उन्हें है, कमेंट भी उन्हें करना है, जाना नहीं है। वेरी गुड। सब लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे। भाई डीपीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इस चीज को सबसे हल्के में लेते हैं बच्चे, सबसे साल भर इसी को हल्के में लेते हैं, डीपीपी सॉल्व नहीं करते। सब कुछ कर लेंगे, क्लास लगा लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन डीपीपी सॉल्व नहीं करेंगे, डीपीपी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। और डीपीपी जब सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। एक बात समझ लेना, मैं आज ही बता दे रहा हूं क्लियर कट, ठीक है ना, क्लियर कट बता दे रहा हूं। नीट का पेपर 10th क्लास के पेपर से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। पेपर में केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आने हैं, थियोरी का पार्ट नहीं आना है। थियोरी पूछेगा भी तो क्वेश्चन बना के पूछेगा। 99% बच्चे जो गलती करते हैं, 95% बच्चे जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो गलती करते हैं, थियोरी पढ़ लेते हैं और थियोरी पढ़ के उनको लगता है अब हमारा काम हो गया। पेपर में क्वेश्चन तो हम लगा ही लेंगे, पेपर में क्वेश्चन तो हम लगा ही लेंगे, है ना। अगर आपको तैरना सीखना है तो तैरने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। अगर आपको तैरना सीखना है, तैरने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तब आप तैर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे बैठे बैठे टीवी पे देख के तैरना सीख जाएंगे। तैरना अगर सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी। डीपीपी की फुल फॉर्म होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये आपको हर लेक्चर के बाद पीरियोडिकली मिल जाया करेगी। ये आपको हर लेक्चर के बाद, हर लेक्चर या उससे अगले लेक्चर के बाद मिल जाया करेगी। और इसमें उसी लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करेंगे। लगभग 10 से 15 लेक्चर क्वेश्चन की डीपीपी आपकी बनेगी और उसके बाद लगभग 10 से 15 जो होंगे वो क्वेश्चंस होंगे जो उसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि इस लेक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहला वाला काम करेंगे तो थर्ड वाला काम आपस में इंटररिलेटेड है। पहला वाला काम करेंगे तो दूसरा तीसरा वाला काम अपने आप ही से नहीं होगा। लेकिन तीसरा वाला काम भी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, अवॉइड बैकलॉग्स। और ये अवॉइड बैकलॉग्स वाला काम उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है जो बच्चे अभी ये कमेंट कर रहे हैं ना, सर टाइम वेस्ट, पढ़ाओ। ये थोड़े दिनों में क्या होता है ना, थोड़े दिनों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लेक्चर देखना छोड़ देते हैं, जो फिर लेक्चर रेगुलरली नहीं देखते, वो लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करते। वो देखते हैं भाई देख लेंगे, अरे ठीक है रिकॉर्डेड देख लेंगे भाई, ठीक है ना, रिकॉर्डेड देख लेंगे, अरे छोड़ो ना क्या करना है। और फिर क्रिएट होता है बैकलॉग। फिर क्या क्रिएट होता है, बैकलॉग।
और वो बैकलॉग क्या करता है, वो बैकलॉग तैयारी की ऐसी की तैसी कर देता है। वो बैकलॉग क्या कर देता है, वो बैकलॉग तैयारी की ऐसी की तैसी कर देता है। ठीक है, उससे होता क्या है, पिछला सिलेबस खत्म नहीं होता, आगे का सिलेबस बढ़ता चला जाता है, उसके बाद बनता है सिलेबस का पहाड़। फिर आते हैं मैसेज, है ना, फिर आते हैं मैसेज कि सर हमारा सर इतना बैकलॉग हो गया है सर, हम 2 महीना से पढ़ नहीं पाए सर, क्या करें सर, है ना, 2 महीना से पढ़ नहीं पाए, क्या करें सर, अब इतना बैकलॉग इकट्ठा कर लिए सर, इसे कैसे कंप्लीट करें, कैसे लेक्चर लगाएं सर, है ना। सर बैकलॉग हो गया, तो फिर हमें यही कहना पड़ता है बैकलॉग के बारे में, फिर हम यही कह देते हैं, क्या कहते हैं बैकलॉग के बारे में, बैकलॉग के बारे में फिर हमें यही कहना पड़ता है कि तुमसे पहले कहा था सारे लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर अटेंड काहे नहीं किए, अकल की कच्ची हो क्या, लेक्चर अटेंड काहे नहीं किए, अकल की कच्ची हो क्या, कल ही तो समझाया था पढ़ना है ढंग से, समझ नहीं आता, छोटी बच्ची हो क्या। अभी आप लोग 11वीं क्लास में है ना, तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अभी आपको 2024 में पेपर देना है, 2024 का मतलब लगभग 2 साल है आपके पास तैयारी करने के लिए। और उस तैयारी का जो लंबा पीरियड होता है, इस लंबे पीरियड में, क्योंकि जब समय लंबा होता है तो हमारे सामने डिस्ट्रैक्शन भी 75 तरीके के होते हैं, और उन डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए, उस आपकी तैयारी को पीरियोडिकली सही ट्रैक पर रखने के लिए एक चीज का वो किया गया है इन्वेंशन, जिसका नाम होता है टेस्ट। जनरली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ये टेस्ट से भागते हैं। जनरली क्या होता है, आप लोग टेस्ट से भागते हैं, हर साल होता है ऐसा कि बच्चे टेस्ट से भागते हैं, सर हमारी तैयारी नहीं हो पाई, है ना, सर हमारी तैयारी नहीं हो पाई। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक्चुअली केवल ऐप पे कनेक्टेड नहीं रहता हूं, मैं बाकी सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड रहता हूं, है ना। मैं प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं बाकी सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड रहता हूं। मैं आने वाली क्लासेस में आपको अपना इंस्टा हैंडल वगैरह सब बता दूंगा, तो उस पर मेरे को हर साल मैसेज आते हैं, आते ही रहते हैं, डेली का काम है, सर हमारी सर तैयारी नहीं हो पाई, हम टेस्ट दें या ना दें सर, हम पिछला टेस्ट छोड़ दें सर, हम अगला टेस्ट छोड़ दें सर, अगला वाला दे देंगे सर। अगर नीरज चोपड़ा छोटे छोटे टूर्नामेंट में भाग लेने के बाद ओलंपिक गया, गोल्ड मेडल जीत लाया, अगर वो छोटे छोटे टूर्नामेंट में ना जाता और सीधे ओलंपिक चला जाता, तो क्या उसे पता लगता कि मेरी तैयारी में कहां कमी है, क्या उसे पता लगता कि मेरी तैयारी में कहां कमी है, और तो क्या वो गोल्ड मेडल जीत पाता, क्या वो गोल्ड मेडल जीत पाता। नेहा कह रही मैं जीत लेती। He is your inspiration, he is inspiration of many Indians because he is practicing, still practicing. आप आज भी देखिए, अगर आप, मैं इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो करता हूं, इंस्टाग्राम पे डेली ऑलमोस्ट वीडियो डालता है, और वो सारे वीडियोस की प्रैक्टिस के होते हैं, जबकि वो अब ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत चुका है। और अगर ओलंपिक का गोल्ड मेडल उसने जीत लिया है तो भाई उसके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है ना। ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल उसने जीत लिया है, वो करने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में सक्सेस के एपिटोम पर है, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहा है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को देना है 2024 में, लेकिन आप क्या करेंगे, टेस्ट देना छोड़ देंगे, 1-2 देंगे, उसके बाद जब नंबर ऊपर, देखो नंबर ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपने कभी ईसीजी मशीन देखी हो तो उसमें भी भाई साहब जिंदा की जो जुगाड़ होती है ना, जिंदा भी आदमी तब तक ही होता है जब तक धड़कनें ऊपर नीचे होती हैं। जब सब कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर आदमी मर जाता है। तो ये ऊपर नीचे टेस्ट में मार्क्स ऊपर नीचे होना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कभी टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी टेस्ट में मार्क्स खराब आएंगे, कभी पेपर टफ आ जाएगा, कभी आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, लेकिन भाई टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक दूसरी प्रॉब्लम, क्लियर योर डाउट्स। हालांकि ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती है, ऑफलाइन में ज्यादा होती थी, क्योंकि ऑफलाइन में लोगों को लगता था कि सर ने हमारी शक्ल देख ली है, सर क्लास में हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। ऑनलाइन में नहीं होती है इतनी प्रॉब्लम, लोग पूछ ही लेते हैं, कमेंट भी कर ही रहे हैं तो पूछ भी लेते हैं आराम से। अपने डाउट्स जरूर क्लियर कर लें, डाउट्स को दिमाग में ना रखें। कोई डाउट अगर आ रहा है तो उस डाउट को क्लास के दौरान, नहीं तो क्लास के दौरान, नहीं तो क्लास के बाद पूछ लें, जरूर पूछ लें। आपको डाउट इंजन की फैसिलिटी दी हुई है,
उस डाउट इंजन की फैसिलिटी से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर ले, क्योंकि डाउट कहीं पर भी छोड़ेंगे, उसी कंसेप्ट पर अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो धड़ाम हो जाएंगे, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर सारा का सारा काम ट्रैक से उतर जाएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है, पीरियोडिक रिवीजन आपको करना ही है। अलग सर भी बोलते रहते हैं, हम सभी लोग बोलते रहते हैं कि भाई पीरियोडिक रिवीजन करना ही है, सेल्फ स्टडी करनी ही है। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप में से जो भी लोग अभी रेगुलर स्कूलिंग करेंगे उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस शेड्यूल के साथ मैनेज करने में, कि भाई हमें सर स्कूल से टाइम नहीं मिल रहा है, सेल्फ स्टडी कैसे करें, लेकिन करनी है, टाइम निकालना होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप टैंडम में आ जाएंगे, धीरे धीरे आप टैंडम में आ जाएंगे। और जो लोग डमी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए स्पेशली, जो लोग डमी एडमिशन ले रहे हैं ना, तुम सबसे ज्यादा खतरनाक वाली स्टेज में होते हो, क्योंकि तुम डमी एडमिशन लेते हो ये सोच के कि मैं घर पे टाइम का करूंगा यूज, और वो टाइम का यूज केवल सोने में होता और किसी चीज में नहीं होता। ठीक है ना, तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज करने की जरूरत है अपने टाइम को, उसके बारे में कभी डिटेल में आगे बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज फाइंड टाइम फॉर योर हॉबीज। बच्चों होता क्या है, देखो पढ़ाई वैसे भी बहुत नीरस चीज होती है, और हमें उस चीज में मजा कभी नहीं आता जो नीरस होती है। ठीक है, हमें उस चीज में मजा कभी नहीं आता जो चीज बहुत नीरस होती है। आप 3 घंटे बैठ के पिक्चर देख सकते हो। अगर मैं आपको अभी सलमान खान की अभी कौन सी पिक्चर लगी हुई है, भूल भुलैया 2 लगी हुई है। पीरियोडिक रिवीजन मतलब टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। अभी तो चैप्टर तो शुरू होने तो पहले, अभी कम से कम 1-1.5 चैप्टर पूरा होने दो, उसके बाद पीरियोडिक रिवीजन की बात करेंगे, वो एक अलग चीज है, उसकी वो आगे की बात है। अभी भूल भुलैया 2 ले जाऊं मैं आपको, भूल भुलैया 2 ले जाऊं तो आप आराम से 3 घंटा देख लेंगे। आपसे कोई कहे चलो पिक्चर देखने चल रहे हैं तो आराम से आप देख लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगी। लेकिन अभी मैं आपसे कह दूं आपको 3 घंटा बैठ के पढ़ना है, वो कह रहा सर आपका नाम बता दो प्लीज, वो लिखा है छोटी बच्ची हो क्या, फ्लो तोड़ दिया यार तुमने, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको फिर ब्रेक लगेगा कि सर हमें ब्रेक चाहिए, हम थक गए सर, ये हो गया सर वो। और हम लोग भी, हमारे घर वाले भी पता क्या करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत हवा बना देते हैं, बेटा नीट की तैयारी करनी है, बेटा बहुत मेहनत करनी है सर, बहुत मेहनत करनी है बेटा, बहुत टाइम लगाना बेटा, बहुत कठिन एग्जाम है बेटा। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें हम लोग अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। शेड्यूल बनाएंगे ऐसा, सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, है ना, शेड्यूल बनाएंगे। ये होगा तुम लोगों के साथ भी होगा, ये हर साल का एग्जाम्पल है, तुम्हारे साथ भी होगा। सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, 4 से 7 पढ़ूंगा, 7 बजे स्कूल जाऊंगा, 1 बजे आऊंगा, 1 घंटा सोऊंगा, खाना खाऊंगा, 3 बजे फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, 3 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लासे लगाऊंगा, 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, 9 बजे फिर पढ़ूंगा, 12 बजे तक पढ़ूंगा, फिर सो जाऊंगा। कोई कहीं से कहीं तक भाई किसी भी तरीके से अपने लिए टाइम निकालेगा ही नहीं। और जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे नहीं ना, तो फिर क्या होगा, फिर होगा दिमाग आपका खराब, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और फिर आप फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई से डिरेल हो जाओगे, पढ़ाई हो जाएगी आपकी डिरेल, पढ़ना दोगे छोड़। इसलिए भाई जो भी तुम्हारी हॉबी हो, चाहे वो म्यूजिक हो, कुकिंग हो, खेलना हो, कूदना हो, मोबाइल गेमिंग हो, कुछ भी हो, दिन में आधा घंटा जरूर निकालना है उसके लिए। मम्मी पापा डांटे, मेरे से बात करा देना, कह देना ऋतिक सर ने बोला है कि हमें आधा घंटे टाइम निकाल, रैप सुनो, पोएट्री सुनो, स्टैंड अप कॉमेडी देखो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आधा घंटा दिन के लिए निकालना है, आधा घंटा आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है ना, दिन में आधा घंटा आपको अपने लिए निकालना है। उस आधे घंटे में आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई के बारे में सोचना ही नहीं है, केवल उस आधे घंटे में अपने ऊपर जो भी अपनी हॉबीज हैं, वो हॉबीज को, अपनी हॉबी को पूरा करके अपने आप को रिफ्रेश करना है। ठीक है ना, ये करना ही करना है डेली। क्या क्या कंटेंट आप लोग सॉल्व करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, क्या क्या कंटेंट आपको करना है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री 11th पार्ट 1 आपको रेफर करनी है, पढ़नी है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं, फॉर स्कूल ओनली, फॉर स्कूल ओनली। ठीक है ना, नॉट फॉर नीट, पहले ही बता दिया मैंने, नॉट फॉर नीट। अगर किसी बच्चे ने कमेंट में मेरे को लिखा कि सर पेपर तो सीधा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बनता है सर, पेपर में तो सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं सर, मैं सच बता रहा हूं, स्क्रीन में घुस कर थप्पड़ मारूंगा ब्लूटूथ से, समझ रहे हो, स्क्रीन में घुस कर थप्पड़ मारूंगा ब्लूटूथ से।
नीट के लिए क्या पढ़ना है? नीट के लिए पढ़ना है मेरे क्लास नोट्स, केवल मेरे क्लास नोट्स, मेरे क्लास नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जितना मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, जितने क्वेश्चन मैं क्लास से करा दूंगा, 2024 में जब पेपर दोगे तो पेपर देने के बाद मैच कर लेना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैच करेगा क्लास नोट से, विदाउट चेंजिंग द डाटा। क्वेश्चन आते हैं पेपर में से, ठीक है। क्या क्या सॉल्व करना है? क्लास एग्जाम्पल सबसे पहले सॉल्व करने हैं, फिर आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, डीपीपी के बाद आपको पीडब्ल्यू मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, जो आपको पीरियोडिक होमवर्क मिलेगा। पीरियोडिक होमवर्क मतलब मैं हर टॉपिक खत्म होने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस दे दूंगा। पूरा मॉड्यूल एक साथ नहीं लगाना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा मॉड्यूल एक साथ नहीं लगाना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हर टॉपिक खत्म होने के बाद उसका होमवर्क दिया जाएगा, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको देंगे, वही केवल आपको सॉल्व करने हैं। तो पीरियोडिकली आपका मॉड्यूल भी धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मैं करा दूंगा। और लास्ट में एनहांसमेंट डीपीपी, जो आपको चैप्टर खत्म होने के बाद मैं दूंगा। एनहांसमेंट, ये एनहांसमेंट डीपीपी ये बाबूराव का स्टाइल है, ठीक है ना, ये मेरा स्टाइल है एनहांसमेंट डीपीपी। इस एनहांसमेंट डीपीपी में लगभग हर टॉपिक के 75 से 100 क्वेश्चन होते हैं। इस एनहांसमेंट डीपीपी में लगभग 75 से 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इस 75 से 100 क्वेश्चन के एनहांसमेंट डीपीपी में आपको सारी की सारी अच्छी से अच्छी किताबें, चाहे वो एन अवस्थी हो, चाहे एमटीजी हो, चाहे फलाना हो, चाहे कोटा के नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो, जितना भी बढ़िया मटेरियल है उसमें से सबसे बढ़िया क्वेश्चंस आपको निकाल के इस डीपीपी में दिए जाएंगे, ताकि आप साइमल्टेनियसली सब कुछ सॉल्व कर लें। यह चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मिलेगी और इसका डिस्कशन देखेंगे कैसे करना है। इसके डिस्कशन की प्लानिंग करेंगे कि क्लास में ही डिस्कस कर दी जाए, या फिर इसके पीडीएफ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना कंटेंट सॉल्व करना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ओके। मॉड्यूल करना तो है, लिखा तो है पीडब्ल्यू मॉड्यूल। मॉड्यूल सब लोगों ने ले लिए हैं, नोट्स आप अवेलेबल कराओगे। बढ़िया डाउट पूछा आपने। नोट्स भाई ऐसा है, पीडीएफ तो मिलेगी ही, बाकी नोट्स आपको अपने ही बनाने हैं, ठीक है ना। नोट्स आपको अपने ही बनाने हैं। पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगी, पीडीएफ तो प्रोवाइड मैं करूंगा ही, लेकिन आपको नोट्स जो है वो अभी अपने ही बनाने हैं। अभी मॉड्यूल नहीं आए कोई बात नहीं, हफ्ते भर तक मैं आपको मॉड्यूल में से कोई होमवर्क देने वाला नहीं हूं। हफ्ते भर तक मॉड्यूल में से, हफ्ते भर मतलब 3 दिन तो क्लास आती है आपकी, तो इस हफ्ते में मैं आपको कोई भी होमवर्क नहीं दूंगा। वो कह रहा है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023, तो यहां क्या कर रहा भाई? डीपीपी लेक्चर के साथ में या लेक्चर के बाद में अपलोड हो जाएगा, लेक्चर के साथ में या लेक्चर के बाद में अपलोड हो जाएगी डीपीपी, ठीक है। तो बस इतना कंटेंट आपको सॉल्व करना है। जाते जाते मैं थैंक यू से पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा। जाते जाते मैं केवल एक बात ये बोलूंगा यार, देखो मतलब अपनी बात खत्म करने से पहले मैं ये बोलूंगा, क्योंकि पढ़ना तो अपन लोग कल से शुरू करेंगे। आज जैसे आदेश है, आज ऐसा बोला गया है हमें कि भाई पढ़ाना नहीं है, आज बच्चों से बातें करनी है, उनके डाउट्स लेने हैं, उन्हें समझाना है कि कैसे पढ़ना है, और उनके डाउट्स कुछ हुआ अगर उनके दिमाग में तो वो सॉल्व करने हैं। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात याद रखना, बाकी कुछ याद रखो चाहे मत रखो, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाली बातें बहुत कम करता हूं मैं, मोटिवेशन बहुत ज्यादा नहीं कर पाता मैं, बहुत कम बात करता हूं मोटिवेशन की, ठीक है। एक बात केवल याद रखना, तुम तैयारी करो, तुम तैयारी करो, लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी में ऑनेस्टी नहीं है तो यह तैयारी सक्सेस में कन्वर्ट होगी, इसके चांसेस बहुत कम है। और ये ऑनेस्टी तुम्हें किसी और के साथ नहीं रखनी है, तुम्हें ऑनेस्टी अपने साथ रखनी है। ये ऑनेस्टी तुम्हें किसी और के साथ नहीं रखनी है, ना अपनी मम्मी के साथ, ना अपने पापा के साथ, ना मेरे साथ। ये ऑनेस्टी तुम्हें केवल अपने साथ रखनी है। अगर ऑनेस्टी मेंटेन कर पाओगे, ऑनेस्टली पढ़ाई करोगे, तुम्हें पता होगा तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर तुम ऑनेस्टली सही ट्रैक पर चल रहे हो, अपने साथ ईमानदार रहना, अपने साथ ईमानदार रहना, ठीक है, अपने साथ ईमानदार रहना। ऑनेस्टली अगर सही से पढ़ाई करोगे, सक्सेसफुल होने से भगवान भी नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। और अगर तुम ऑनेस्टली शुरुआत करो, कहीं रास्ते में जोश ठंडा होने लगे, कहीं थक जाओ, कहीं लगे कि रास्ते से भटक रहे हो, है ना, कहीं लगे कि रास्ते से भटक रहे हो, थक रहे हो, रास्ता भटक गया है, कुछ बन नहीं पा रहा है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ritshriv87। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ऐप पर मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, टेलीग्राम ग्रुप बनेगा आपका, उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं कनेक्टेड रहूंगा। और जो लोग ग्रुप में अपना मैसेज नहीं डालना चाहते या ऐप पर अपना मैसेज नहीं डालना चाहते, पर्सनली डीएम करना चाहते हैं, तो इस इंस्टाग्राम के ऊपर आप
मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी भी तरह की परेशानी आपके दिमाग में हो, पढ़ाई से रिलेटेड, बिना पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये रही मेरी बात, जो मुझे बताना था, जो मैंने आपको बताना था, जो तरीका मुझे बताना था। कल से हम लोग अपनी पढ़ाई का काम शुरू करेंगे। कल से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। कल से जो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है। मोल कॉन्सेप्ट के पहले 2 लेक्चर्स के लिए आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है, वो मैं आपको बता देता हूं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो आपने शायद 9th क्लास में पढ़ी होती हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो आप शायद 9th या 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज, है ना, बेसिक यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स। इतना बहुत है, इतना आप लोगों को रिवाइज करके आना है। रिवाइज का मतलब रटना नहीं है, याद नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा याद करके आना है। पढ़ाऊंगा तो मैं ही, लेकिन हाँ, बचपन के नोट्स में से, है ना, मतलब जानो मेरे जाने मन, बचपन के नोट्स कहीं भूल नहीं जाना रहे। तो जो बचपन के नोट्स है ना, इन्हें भूल मत जाना, इन्हें देख के आना, ठीक है, इन्हें देख के आना। हिंदी में तो बताऊं, हिंदी में क्या बताऊं भाई, बचपन के जो नोट्स में। मोल कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। वो पूछ रहा है मैं सर आप एनसीईआरटी से पढ़ाओगे, मैं जहां से भी पढ़ाऊंगा तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। मैं जहां से भी पढ़ाऊंगा तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, ठीक है ना। ओके, जहां से भी मैं पढ़ाऊंगा। अगले 15 मिनट आप लोगों को जो भी डाउट्स पूछने हैं वो डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन मैं डाउट का जवाब दे तभी पाऊंगा जब आप थोड़ा स्लो स्लो चैट करेंगे। तो थोड़ा स्लोली स्लोली चैट कीजिए, थोड़ा स्लोली स्लोली पूछिए, ताकि मैं डाउट पढ़ पाऊं। वो पूछ रहा है ये सब कहां से पढ़ना है। अबे 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, 9वीं क्लास नहीं पढ़ी थी क्या, 9वीं 10वीं क्लास नहीं पढ़ी थी। उसमें से पढ़ना, पढ़ना भी क्या है, देखना है केवल। पढ़ाऊंगा तो मैं हूं ही, केवल देखना है, पढ़ाऊंगा तो मैं हूं ही। हाँ जी, धीरे धीरे लिखें, धीरे धीरे थोड़ा लिखें, बहुत तेजी से जा रही हैं चीजें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एक सवाल आ रहा है सर क्या आप बेसिक से पढ़ाओगे। हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ मैं इतना बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। मुझे खाने का बहुत शौक है, मुझे खाने का बहुत शौक है, और मेरा सबसे फेवरेट डिश है हलवा। और मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूं, तो मैं चैप्टर का पूरा हलवा बना के तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, हलवा बना के खिला दूंगा तुम्हें चैप्टर का मैं, ठीक है, बिल्कुल हलवा बना दूंगा, और फिर वो हलवा तुम खा लोगे बड़े प्यार से, ठीक है। हाँ जी, चिंता की बात नहीं है, बहुत आराम से, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत सारी सॉल्विंग, बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। पता नहीं क्या लिखे चले जा रहे हो। आई हैव नो पीडब्ल्यू मॉड्यूल। कोई बात नहीं, अगर पीडब्ल्यू मॉड्यूल नहीं है तो मंगवा सकते हैं, तो मंगवा लें, नहीं मंगवा सकते हैं। अगर नहीं मंगवा सकते हैं तो करते हैं कुछ जुगाड़ उसके लिए भी, ठीक है, करते हैं कुछ जुगाड़ उसके लिए भी। अगर नहीं मंगवा सकते तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ करेंगे। और बताइए, हल्के लिखो यार, कुछ दिख तो रहा नहीं है। कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ दिख ही नहीं पा रहा है। अरे मुझे को दिख नहीं रहा है, उड़ाए चले जा रहे हो तुम तो चैटिंग। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा 1 मिनट रुक जाए, बिल्कुल अब कोई लिखेगा नहीं, कोई मैसेज नहीं लिखना है चैट पे। जस्ट स्टॉप फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए रुक जाए सभी लोग। अब रुक जाओ, लिखने में तुम्हारे हाथ नहीं चलते, कीबोर्ड पे फटफट फटफट लिखे चले जा रहे हो। नहीं नहीं, मानना ही नहीं है।
सर एलएन का मॉड्यूल है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग इज विजिबल टू मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, ना मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, ना मेरे को समझ में आ रहा है। रुकते तो तुम हो ही नहीं, रुक तो तुम रहे ही नहीं हो तुम लोग। रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ तो मैं कुछ डाउट्स पढ़ पाऊँ, मेरे को डाउट्स ही नहीं पढ़ने में आ रहे हैं। भगाए चले जा रहे हो चैट तुम लोग। देखो शायद मेरे फ़ोन में दिख जाए। कुछ नहीं दिख रहा है। अब रुक तो फोन में दिख जाए। अरे रुक जाओ यार। एकदम तुप, एकदम तुप, तुप एकदम, कोई तुझ नहीं लिखे था। अरे रुको यार 1 मिनट। वाह क्या स्पीड है, वाह वाह वाह, लिखे चले जाओ, लिखे चले जाओ, बहुत बढ़िया। सर डेली क्लास सेम टाइप पे चलेगा? हाँ सेम टाइप पे चलेगा। आर्मी में डॉक्टर कैसे बने? एएफएमसी से। रेगुलर एडमिशन कराएं या डमी एडमिशन, ये तुम्हारे घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है। बुक कौन सा लूं सर प्लीज? एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं लेना। नोट्स क्लास के साथ साथ बनाने हैं, नोट्स क्लास के साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, नीट इन फिजिकल केमिस्ट्री, नो। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आर सब्जेक्टिव, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आर सब्जेक्टिव। सर मैं बोर्ड की और स्कूल की तैयारी साथ में करना चाहती हूं, कुछ बोल दो सर मेरे लिए। जितने बच्चे यहां पर हैं सब साथ में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा हाँ एक बात और, एक बात और, कई सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट होता है, जो बच्चे यहां पर पूछ रहे होंगे लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्लास 120 मिनट की शो हो रही है, वो होने दो, उसमें कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं क्या? आपको अपने स्कूल एग्जाम के लिए करने हैं, उसका डिस्कशन अलग से रखा जाएगा, उसके लिए डिस्कशन अलग से होगा। आपको अपने स्कूल एग्जाम के लिए करने हैं। एनसीईआरटी का डिस्कशन जो होगा वो अलग से होगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जेई की फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हार्ड होते हैं या नीट के? गिव मी रिप्लाई। नीट के आसान होते हैं, जेई के भी आसान होते हैं, हार्ड कुछ नहीं होता। सही से प्रिपरेशन करते हुए कितने आवर सोना चाहिए? प्रिपरेशन का ही तेल लेने 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। चाहे प्रिपरेशन कोई सी भी हो, 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। बिना 8 घंटे सोए तबीयत खराब हो जाएगी। कल कितने बजे क्लास है? 4 बजे, भी 4 बजे क्लास है। एनहांसमेंट डीपीपी कहां मिलेगा? ऐप पर ही मिलेगा, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा। विक्रम सर कल से पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा? हाँ जी बिल्कुल, कल से पढ़ाना ही स्टार्ट करेगा। सर हाउ टू मोटिवेटेड ऑल दिस टाइम? बीच बीच में डोज मिलती रहेगी। पीडब्ल्यू मॉड्यूल और एनसीईआरटी एनफ है? हाँ जी एनफ है। क्या आपके क्वेश्चंस एनफ है नीट के लिए? बिल्कुल एनफ है। सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, देखते हैं करते हैं कुछ ना कुछ। राजकुमार सर ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है? बेटा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जरूरी केवल एक चीज है, तुम्हारा लाइन पे रहना। अगर तुम लाइन पे रहोगे तो कोई जरूरी तो यहीं से हो जाएगा। आर्य गंगर ने पूछा है सर नीट और बोर्ड दोनों कराओगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य गंगर ने पूछा है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है। मेरे नोट से आपके बोर्ड की थियरी भी कवर होगी, आपके स्कूल एग्जाम की थियरी भी उसी से कवर हो जाएगी, ठीक है ना। आपका जो स्कूल एग्जाम्स है उसकी थियरी भी इसी से कवर हो जाएगी। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आपके स्कूल एग्जाम्स की थियरी भी कवर होगी। तो आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स आप यहां क्लास में बनाओगे वो स्कूल के लिए भी सफिशिएंट होंगे। ब्रिज कोर्स का मेरे को आइडिया नहीं है, जो अभी पढ़ाए हैं वो सब कॉपी में लिख लें, पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में क्या करना है? वीक है तो इंग्लिश में पढ़ाएगा कौन? मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा। नोट्स कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा, जो जो जितना लिखने के लिए बताऊंगा उतना लिखना होगा, और टाइम मिलेगा लिखने के लिए, परेशान ना हो। ट्यूशन है लाइव क्लास के टाइम में, तो अब क्या करूं? डिसाइड करो क्या करना है।
राइट वे टू मेक नोट्स विल बी टोल्ड इन द क्लास। कौन बुक पढ़ने हैं? जब बताया जाएगा, जिस चीज के लिए बताया जाएगा उस चीज के लिए केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है ना, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है। सर नोट्स एनसीईआरटी से बनाइए, रेफरेंस बुक से, मेरे क्लास नोट से, मेरे क्लास नोट से, ठीक है। हाउ टू परचेज पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स, पीडब्ल्यू की वेबसाइट से। सर 2023 तक पूरा 11th नीट का हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात कुछ नहीं है। 9th में नहीं पढ़े हो तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 9th में नाम तो सुना होगा इन चीज़ों का, पढ़ाऊंगा तो मैं हुई, नाम तो सुना ही होगा ना इनका। बस इनकी डेफिनेशन वगैरह तुम्हारे 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनका नाम है सब चीज़ों का, तो नाम तो सुना ही होगा ना। पीवाईक्यू सॉल्व करे लेक्चर में आ जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलार करनी है क्या? अभी नहीं, बताऊंगा मैं सही समय तब करनी है। ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक भी आप लोगे? नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री लूंगा। आज तो लाइव चलनी थी, लाइव ही चल रही है लाला। प्लीज सजेस्ट अदर बुक, कोई जरूरत नहीं किसी और बुक की। डीपीपी के सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे चेक करने के लिए? साथ में अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। कैन यू प्लीज स्लाइड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर? यस आई कैन। कहां गया भाई? ये रहा, ये नॉर्मल डिवीजन रहता है क्वेश्चंस का, ये नॉर्मल डिवीजन रहता है 11th के क्वेश्चंस का। इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? मुझे क्या पता कौन पढ़ा। मॉड्यूल जरूरी है सर, मॉड्यूल जरूरी है भी और नहीं भी है, देखते हैं। कैन वी यूज आकाश मॉड्यूल? हाँ जी, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल यूज करें, मेरे नोट से सारा कवर होगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मेरे नोट्स में कवर नहीं होगा, सारा का सारा कवर होगा। किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करें, सब कुछ हो जाएगा। वो पूछ रहा पीडब्ल्यू मॉड्यूल क्या होता है? वाह 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 वाह। ब्रिज कोर्स नहीं करा है सर, तो कर लो, क्लासेस देख लो फटाफट तेजी से। निशा कह रही है सर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है ना। चलिए, मॉड्यूल बाई, व्हाट इज मॉड्यूल बाई पीडब्ल्यू? पीडब्ल्यू की बुकलेट मिलती है, जैसे हर कोचिंग की बुकलेट होती है, ऐसी पीडब्ल्यू की बुकलेट होती है। उस बुकलेट को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। आप ऐप में देखोगे तो आपको वहां पर मॉड्यूल नाम से एक वो मिलेगा, उसमें आपके नीट के मॉड्यूल मौजूद हैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। कैसे पढ़े सर? 10th स्किप हो गया है तो क्यों? 10th में क्या कर रही थी? एनसीईआरटी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज इंपॉर्टेंट इन अदर सब्जेक्ट्स, बट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एनसीईआरटी के नोट्स अलग कॉपी में ना 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 ना। ओम सिंह ने डाउट पूछा है, एनसीईआरटी के नोट्स अलग कॉपी में बनाए। हरमन पूछ रहे हैं बेस्ट बुक अदर देन एनसीईआरटी, मेरे क्लास नोट्स। भाई बुक के चक्कर में पढ़ोगे ना तो फैल जाएगा रायता, फिर वो रायता समेट नहीं पाओगे, ठीक है, वो रायता समेट नहीं पाओगे। जैसे जैसे मैं जितना जितना बताता जाऊं उतना उतना करते जाना, काम हो जाएगा। वरना ज्यादा बुक वगैरह ले लोगे फिर इतना रायता फैल जाएगा, तुमसे समेटे सिमटेगा नहीं, फिर परेशान होते रहोगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट बुक फॉर अस? नो बुक इज बेस्ट फॉर यू। आपको अभी कोई किताब नहीं खरीदनी है, अभी कोई किताब आपको नहीं खरीदनी है, नहीं खरीदनी है। फिर बोल रहा हूं किताब नहीं खरीदनी है, ठीक है, अभी किताब आपको नहीं खरीदनी है। ब्रिज कोर्स अगर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपके बेसिक्स ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर कोई बेसिक्स नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर डीपीपी में कोई क्वेश्चन ना आए तो आप क्लास में बताएंगे, डीपीपी सॉल्यूशन अलग से अपलोड होंगे। डीपीपी के लिए एक अलग से सर हैं जो क्लास में बताएंगे, आपको अपलोड करेंगे डिस्कशन डीपीपी का। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मॉड्यूल वाली सारी बातें हो गई, बोर्ड और नीट सारा पढ़ाया जाएगा। क्या क्या पढ़ें समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या लूं? अभी आप कुछ ना लें ना, अभी आप कुछ करें, अभी पहले पढ़ाई शुरू होने दें, उसके बाद में आपको जब बताया जाएगा तब कुछ भी लें।
सर जो बुक ली हूं उसमें अगर क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछें? पहले पढ़ना तो शुरू कर दो। बुक ली हूं, ठीक है, रुक नहीं रहे हैं। चलो, वो पूछ रहा सर आप सब बढ़िया पढ़ाते हो, तुम बताओगे पढ़ के, तुम्हें समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। ओके, स्टेट बोर्ड की तैयारी होगी। देखो कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं, उसके लिए पीडब्ल्यू के अलग से कोर्सेज चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मोर ओवर सारा सिलेबस जो है वो सेम है, जो मोस्टली कॉमन सिलेबस है जो नीट पर बेस्ड है, उसकी तैयारी यहां पर इस बैच में होगी, ठीक है। और उसके लिए बाकी सबके लिए जो वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे अगर स्टेट बोर्ड के लिए आप देख रहे हैं तो। 11th का भी पूरा सिलेबस खत्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। रेफरेंस बुक कौन सा लेना है? अभी कोई सा नहीं लेना है, जब तक आपको ना बताया जाए तब तक नहीं लेना है। एनसीईआरटी तो खरीदनी ही पड़ेगी ना भाई। ब्रिज कोर्स करना जरूरी है या नहीं है वो आप देखें। अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रिज कोर्स की। आप लोग रुक तो रहे नहीं हैं, और अधिकतर जितने भी डाउट्स थे उनका जवाब मैंने दे दिए हैं आप लोगों को, है ना। एक डाउट जो रह गया है कि सर हमारे 9th के बेसिक्स वीक हैं, ये डाउट मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोगों ने पूछा था कि सर हमारे 9th के बेसिक्स वीक हैं, हम क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल भाई मेरे साथ में चलोगे, मेरी बातें मानोगे, मुझे फॉलो करोगे और अपनी अकल नहीं लगाओगे। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल अपनी अकल लगाना छोड़ देना है, तुम्हें अपनी अकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अपनी अकल का प्रयोग नहीं करोगे सब कुछ बढ़िया होगा, कोई टेंशन नहीं है। मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, सारी मेरे को दे दो। मैं बैठा हूं, मैं सारा बैठा तो नहीं फिलहाल, तो मैं खड़ा हूं, मैं सारा का सारा करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस पढ़ाई करने पे ध्यान देना है, अपने कोर्स पे ध्यान दो, बाकी से मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। ब्रिज कोर्स नहीं किया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिज कोर्स नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो कल से बस ये वाली क्लासेस अटेंड करना शुरू करो, टेस्ट का सोल्यूशन उन्हें सब मिलेगा, ठीक है ना। डाउट सॉल्व करने के लिए डाउट इंजन है, धीरे धीरे यूज करना सीख जाओगे। उसके लिए डाउट इंजन है, उसके लिए धीरे धीरे यूज करना सीख जाओगे, और सारी बातें आज ही कर लोगे, अगले लेक्चर के लिए भी कुछ छोड़ दो। चलो आज के लिए बस इतना ही काफी है, आज के लिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। कल आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक शुरू करूंगा, और कल से केवल पढ़ाई होने वाली है, बहुत सारी पढ़ाई होने वाली है। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैंने अपने बारे में एक बात नहीं बताई जो मैं बताना भूल गया। मेरी हर एक क्लास की शुरुआत एक बहुत ही घटिया शायरी से होती है, मेरी बहुत ही हर एक क्लास की शुरुआत ना एक बहुत ही घटिया सी शायरी के साथ होती है, और हर एक क्लास का जो अंत होता है वो एक जोक के साथ होता है। ये कांस्टेंट है, मतलब बीच की चीजें बदलेंगी, शुरुआत और एंड जो रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। कि एक बहुत ही घटिया सी शायरी होगी जिससे शुरुआत करेंगे, और एक बहुत ही घटिया सा जोक होगा जिससे हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हर क्लास में मिलेगा ही मिलेगा, ये मिनिमम है, इतनी मिनिमम डोज आपको हर क्लास में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अपनी कॉपी किताबें सेट कर लीजिए, पेन वेन खरीद लीजिए, मार्कर वगैरह खरीद लें, हाईलाइटर ले लें, और कल से आ जाइए अपनी कॉपी किताबें बस्ता लेके पढ़ाई करने के लिए। तो कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी और दोबारा मिलते हैं, और नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या फिर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलता हूं आप लोगों से। भगवान आपका भला करेगा।